हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट बी। यूनिट 4 का पार्ट ए मैं करा चुकी हूँ, अब पार्ट बी पढ़ेंगे, दैट इज़ स्मॉल एंड लार्ज ओपन इकोनॉमी। तो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी होती क्या है। अब तक हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो हमने क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़े, बट अब इस यूनिट में हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो ओपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो उनको समझना ज़रूरी है कि डिफरेंस क्या है। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करती और खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट होती है। लेकिन हमारी इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, इंटरैक्ट करती है बहुत ही फ्रीली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी से। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो इंटरैक्ट करती ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। ठीक है, अब इसके की फीचर्स देख लेते हैं और इक्वेशंस। तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर हमारी जो नेशनल इनकम की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारा नेट एक्सपोर्ट भी ऐड हो जाता है क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी इंटरैक्ट करेगी फ्रीली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में जब हमारा ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो गया, ज़ीरो। लेकिन ओपन इकोनॉमी में हमारा नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशन की बात करें तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि एस इज इक्वल्स टू आई होता है, मतलब डोमेस्टिक सेविंग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। लेकिन ओपन इकोनॉमी के अंदर हमारा सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो या नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ठीक है, कैपिटल फ्लो यहाँ पे होती ही नहीं है क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो फिर हम दूसरी कंट्री को क्यों अपनी कैपिटल देंगे, क्यों इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में, हमारी इकोनॉमी तो इंटरैक्ट ही नहीं कर रही। लेकिन ओपन इकोनॉमी इंटरैक्ट करती है दूसरी इकोनॉमी से, तो इसीलिए हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो होती है इसके अंदर, मतलब कैपिटल आउटफ्लो होता है। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑफ इंटरनेशनल फ्लो। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल है ना इंटरनेशनल फ्लो के, वो हमारे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं सिलेबस में, एक तो नेट एक्सपोर्ट और एक ट्रेड बैलेंस। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? देखो, नेट एक्सपोर्ट होता है वैल्यू एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट। जितना आपने एक्सपोर्ट करा, मतलब जो आपने भेजा गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री में भेजे, माइनस जितना आपने उस कंट्री से लिया। ठीक है, और ये मेजर करता है नेट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नेट एक्सपोर्ट के की डिटर्मिनेंट क्या है? तो देखो, नेट एक्सपोर्ट एक तो हमारा रियल एक्सचेंज रेट से इफेक्ट होता है और एक हमारा इनकम से होता है। अब एक्सचेंज रेट से कैसे इफेक्ट होता है? देखो अगर हमारा जो प्राइस है डोमेस्टिक गुड्स का, पहले तो एक्सचेंज रेट समझ लो क्या होता है। एक्सचेंज रेट जो है वो प्राइस होता है डोमेस्टिक गुड्स का रिलेटिव टू द फॉरेन गुड्स। ठीक है, अब अगर ये डेप्रिशिएट हो जाए, मतलब अगर रियल एक्सचेंज रेट हमारा गिर जाएगा, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी सस्ती हो जाएगी फॉरेन करेंसी के गुड्स के मुकाबले। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक गुड्स सस्ते हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए, और फॉरेनर्स क्या करेंगे, बहुत आराम से हमारे गुड्स को खरीदेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन हमारे लिए फॉरेन गुड्स तो महंगे हो गए, है ना, तो हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो गया, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। रिलेटिव इनकम में क्या होता है? रिलेटिव इनकम में क्या है कि डोमेस्टिक इनकम बढ़ गई, अब तुम्हारे पास इनकम है तो तुम कंज्यूम करोगे, तुम बाहर से भी सामान खरीदोगे, तो इंपोर्ट बढ़ जाता है और हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो गिर जाता है जब हमारी इनकम बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहीं फॉरेनर्स की इनकम बढ़ गई तो उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो हमारे पास से सामान खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा और इम्पोर्ट हमारा कम होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें नेशनल इनकम का क्या रोल होता है। एक्सपोर्ट के केस में हम पढ़ रहे हैं ना नेट एक्सपोर्ट में नेशनल इनकम का क्या रोल होता है। तो देखो नेट एक्सपोर्ट जो है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है। अभी मैंने तुम्हें इक्वेशन बताई। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस डी और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं नेट एक्सपोर्ट को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को इधर ले जाऊं तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि नेट एक्सपोर्ट होता है जो हमारा पूरा आउटपुट है, मतलब जो भी हमने प्रोड्यूस करा, हमारा पूरा आउटपुट, हमारी पूरी इनकम, उसमें से हमने डोमेस्टिक्स पे कितनी स्पेंड कर दी, उसके बाद जो बचेगा वही तो फॉरेन में भेजेंगे ना। कुछ डोमेस्टिक पे स्पेंड कर देंगे, कुछ फॉरेन में भेज देंगे। ठीक है, अब जो दूसरा वेरिएबल आया है दैट इज ट्रेड सरप्लस। तो देखो, ट्रेड सरप्लस ना नेट एक्सपोर्ट के लिए ही दूसरी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कंट्री की ट्रेड फ्लो स्टेट को। अब ट्रेड सरप्लस हमारी तीन फॉर्म ले सकता है। पहली फॉर्म है ट्रेड सरप्लस। देखो, ट्रेड सरप्लस में क्या होता है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। ठीक है, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा है क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। इसका मतलब क्या है कि कंट्री बाहर की कंट्रीज़ को गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है और हम जो है नेट लेंडर हो जाते हैं। अब नेट लेंडर कैसे होते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए? देखो, तुमने बाहर की कंट्रीज़ को गुड्स बेचा तो तुम्हारे पास फॉरेन इनकम आ गई,
फॉरेन इनकम तुम्हारी इंक्रीज हो गई, तो अब क्या करोगे, तुम उसे बाहर इन्वेस्ट कर दोगे, फॉरेनर में इन्वेस्ट कर दोगे, तो तुम बाहर के लोगों को उधार दे सकते हो, ठीक है। देन आता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में क्या होता है कि तुम्हारा एक्सपोर्ट कम रहता है, इंपोर्ट ज़्यादा रहता है, मतलब तुम्हारा नेट एक्सपोर्ट जीरो से कम होता है, मतलब आप दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा खरीद रहे हो और अपने सामान कम बेच रहे हो, मतलब तुम बाहर से बोरो कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस्ड में क्या होता है, सब इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैपिटल फ्लो से लिंक करूं, मतलब अगर ये जो ट्रेड बैलेंस है, इस ट्रेड बैलेंस को अगर मैं कैपिटल फ्लो से लिंक करूं तो वो कैसे होता है। देखो, ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। ये फंडामेंटली हमें पता है कि नेट एक्सपोर्ट हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो के बराबर होता है, मतलब देखो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही तो हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है ना। और नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है कि कितनी जो इनकम है वो तुमने बाहर भेज दी, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू नेट कैपिटल आउटफ्लो। और हमें पता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। देखो अभी ना हम आगे से और डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, आगे क्लियर हो जाएगा। अभी बस इस चीज़ को ना थोड़ा दिमाग में बिठा के रखो। देखो अब मैं यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट पढ़ाऊंगी तुम्हें ओपन इकोनॉमी में, ऊपर वाली चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हमें पता है कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी जो होती है ना, वो ओपन तो होती है, मतलब इंटरैक्ट करती है फ्रीली वर्ल्ड से, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती कि वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सके। तो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट जो होता है वही स्मॉल इकोनॉमी का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आर जो है वो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट है स्मॉल ओपन इकोनॉमी का, और वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट जो है वो आर स्टार है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो सेविंग क्या होती है। सेविंग क्या होती है, नेशनल इनकम का वो पोर्शन जो तुमने स्पेंड नहीं करा है। तो इनकम में से हम कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कर दे, तो बाकी का जो बचा वो हमने सेव कर लिया। अब इसके डिटर्मिनेंट क्या है कि जो सेविंग है वो इंटरेस्ट रेट से तो पॉजिटिवली रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो तुम ज़्यादा पैसा सेव करके बैंक में डालोगे ताकि तुम्हें इंटरेस्ट रेट बढ़े। लेकिन फॉरेन पॉलिसी से नेगेटिव रिलेटेड करती है। कैसे, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो हमारा इस इक्वेशन से सेविंग कम हो जाएगा ना, ठीक है, तो नेगेटिवली रिलेट करती है। देन वी हैव द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हमने कैपिटल गुड्स परचेज करे हैं ताकि हम बाद में उनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट ध्यान रखना, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। सेविंग किस पे डिपेंड करती है, इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन। और हमारी इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट से भी ये नेगेटिवली रिलेटेड होती है, ओके। अब इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है वो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। अब देखो ये कैसे, मान लो तुमने 100 रुपये सेव करे, उसमें से तुमने घर पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में तुमने अपने घर में कितना इन्वेस्ट कर दिया, 50 रुपये तुमने इंडिया में ही इन्वेस्ट कर दिए। तो बाकी के जो 50 रुपये हैं उसी से तुम तो बाहर का सामान खरीद सकते हो ना, और बाकी का जो बाहर का सामान खरीदने को क्या कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आपकी इक्विलिब्रियम आइडेंटिटी होती है। अब देखो इस मैकेनिज्म को तुम इंटरप्रेट भी कर सकते हो, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है कि इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म कैसा है, सब पढ़ लेना, जो ऊपर समझा है वही है। देखो अगर हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट पे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप उधार दे सकते हो दूसरी कंट्री को। सो हमारा ट्रेड सरप्लस है और आप नेट लेंडर हो। लेकिन अगर सेविंग कम है तो इसका मतलब क्या, आप बाहर से खरीदोगे, पैसा आपको सेविंग ज़्यादा, मतलब सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, तो आप उधार लोगे, तो यू आर बोरोवर, ठीक है। और इससे ट्रेड डेफिशिट होता है। और अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड बैलेंस ट्रेड है, नेट एक्सपोर्ट आपका ज़ीरो है, ठीक है। तो अभी जो ऊपर वाला ट्रेड सरप्लस पढ़ाया था उसको SI से हम रिलेट कर चुके हैं। इसका कर्व देखो कैसा बनता है, देखो हम यहाँ पे रियल इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैंने शो करा है। अब आप पूछोगे कि मैम ये सेविंग कर्व बिल्कुल सीधा लाइन क्यों है, क्योंकि सेविंग कर्व जो है वो इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, इंटरेस्ट रेट, तो मतलब ये बिल्कुल सीधा है, ये डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेटेड होता है, और जब भी कोई चीज़ किसी से नेगेटिवली रिलेटेड होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो एक पॉइंट पे ये कट करेंगे एंड दैट इज ट्रेड बैलेंस, उसके ऊपर ट्रेड सरप्लस होगा और नीचे ट्रेड डेफिशिट होगा। ये ग्राफ आपको बना के आना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, पढ़ लेना, ठीक है।
नाउ वी हैव द पॉलिसी ऑफ ट्रेड सरप्लस कि क्या इफेक्ट पड़ता है फिजिकल पॉलिसी का और डिफरेंट पॉलिसी का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पॉलिसी ऑफ ट्रेड सरप्लस इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी, हमें पता है कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को ही डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट मान लेती है, क्योंकि वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं करती। तो हमारी जो सेविंग स्मॉल ओपन इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम आइडेंटिटी होती है वो ये होती है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, ठीक है। अब मान लो फिस्कल पॉलिसी घर पे बढ़ गई। फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा दी। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस कंजम्पशन, ये होता है। अगर ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो मतलब क्या होगा, सेविंग मेरी कम हो जाएगी, है ना। तो ये जो ग्राफ मैंने आपको ऊपर बनाया था इसमें सेविंग मेरी इस साइड शिफ्ट हो गई। अब सेविंग तो शिफ्ट हो गई लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि हमारी स्मॉल ओपन इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सके, और वर्ल्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वही डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट होता है स्मॉल ओपन इकोनॉमी में। तो इससे क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट यही रहेगा, और ये जो एरिया है दैट इज ट्रेड डेफिसिट। पूरा मैंने समझा दिया है, इसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो चीज़ थी ना, ये जो ग्राफ मैंने बताया है ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी का बताया है। अगर कॉन्ट्रैक्शन बोलो तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि सेविंग मेरी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट फिर से यही रहेगा और ट्रेड सरप्लस वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सेविंग आ जाएगी, ये वाली सिचुएशन ट्रेड सरप्लस हो जाएगी, बस इतना डिफरेंस है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो हमारा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड। अब अगर फिजिकल पॉलिसी अब्रॉड में चेंज हो गई, मतलब बाहर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनकी गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा दी। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दी मतलब वर्ल्ड की जो सेविंग है वो कम हो जाएगी। अब वर्ल्ड की सेविंग जो है वो सप्लाई की तरह काम करती है, मनी सप्लाई की तरह काम करती है, ठीक है। अब अगर सेविंग कम हो गई मतलब ये समझो कि तुम ना वर्ल्ड की जो मनी सप्लाई थी वो कम हो गई, लेकिन हमारी डिमांड तो उतनी है, वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट तो उतनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा हमारा। इसे सप्लाई और डिमांड से तुम रिलेट करके समझ सकते हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इतना तो वर्ल्ड में हो गया। अब इससे डोमेस्टिक का क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखो। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें पता है कि जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट होता है वही डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट होता है, तो हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, ये तो हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक सेविंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डोमेस्टिक सेविंग कर्व ऐसे ही रहेगा, ये जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये हमारा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस बार इंटरेस्ट रेट भी हमारा बढ़ेगा क्योंकि वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, वही हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो हम इस तरीके से इसको दिखाएंगे। ये पूरा मैंने लिख दिया है तुम्हें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट कर्व। अब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट हो जाता है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखना वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट अलग है, हम अभी जो अपनी बात कर रहे हैं दैट इज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ा दी, हम एक्सपेंशनरी कर रहे हैं। अगर इफेक्ट आएगा तो आपको दोनों लिख के आने हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सपेंशनरी पढ़ा रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शनरी बस उसका उल्टा ही है, ठीक है। हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, सेविंग हमारी सेम ही रहेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से घटने से इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को कोई फर्क कर दे, तो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट वाली सिचुएशन हो जाएगी। अगर इसका उल्टा होता है तो ये हमारा कर्व नीचे आ जाएगा और ये हमारी ट्रेड सरप्लस वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। ट्रेड डेफिशिएट ट्रेड सरप्लस अभी ऊपर जो पड़ा है वही चीज़ है कि यहाँ पे हमारा एस ज़्यादा हो जाएगा इसे, और यहाँ पे ये वाली जो सिचुएशन अभी हो रखी है इस ग्राफ में जो शो कर रखी है वहाँ पे हमारा आई ज़्यादा है एस से, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिख दिया है डिटेल में ताकि आप पढ़ सको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में देखना, दैट इज एक्सचेंज रेट, ठीक है। दो तरह के एक्सचेंज रेट होते हैं, एक नॉमिनल होता है एक रियल होता है। डेफिनेशन देखते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, रेट एट विच वन पर्सन कैन एक्सचेंज द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। मतलब आप इंडिया के जो रुपीज़ हैं वो कितने रुपए में, मतलब इंडिया के एक रुपये में आप कितने डॉलर खरीद सकते हो, दैट इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। डेफिनेशन एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने। अब आ गया रियल एक्सचेंज रेट। देखो रियल एक्सचेंज रेट ना अलग होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट अलग है, रियल एक्सचेंज रेट अलग होता है। रियल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, रेट एट विच पर्सन कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। और रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ई हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट उसको रिलेटिव प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास रियल एक्सचेंज रेट आता है, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखना, तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी जब रियल एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन करके आओगे।
अब हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है रियल एक्सचेंज रेट का नेट एक्सपोर्ट पे। तो देखो पहले पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है इसकी। नेट एक्सपोर्ट और रियल एक्सचेंज रेट की रिलेशनशिप ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रखी है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप। अब नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है वो देखो। मान लो आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो मतलब डोमेस्टिक गुड्स ज़्यादा महंगे हो गए एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स, तो आपकी जो लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो गई। अब आपके डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो गए तो फॉरेनर्स आपके गुड्स क्यों खरीदेंगे? ठीक है, उन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपके गुड्स खरीदने के लिए, तो आपका एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया है तो मतलब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई है ना, आपके लिए तो फॉरेन गुड्स सस्ते हो गए, तो आप अपना इम्पोर्ट बढ़ा दोगे, जिससे क्या होगा, आपका नेट एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये मैंने इस तरीके से दिखा रखा है। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, ग्राफ में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ये होती है कि वो भूल जाते हैं एक्स एक्सिस पे क्या था और वाई एक्सिस पे क्या था। ये याद रखना, दो रिलेशन दिखा रहा है, एक्सचेंज रेट का, नेट एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो एक पे एक्सचेंज रेट, एक पे नेट एक्सपोर्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस साइड, डिपेंडेंट वेरिएबल इस साइड। सो अब रिलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम हम कहाँ से निकालते हैं? देखो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट की इक्वेशन हमारी होती है नेट एक्सपोर्ट जो आर पे डिपेंड करता है इज इक्वल्स टू नेट कैपिटल आउटफ्लो। अब मैम ये इक्वेशन क्यों होती है, हमें तो समझ नहीं आ रही। देखो समझाती हूँ इसको ना, इस तरीके से समझो कि जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है ना वो सप्लाई ऑफ करेंसी का काम करता है। मतलब हम जो बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये थे और मैंने वो यूएस में इन्वेस्ट कर दिए, तो मतलब क्या है कि यूएस का जो मार्केट है, वर्ल्ड का जो मार्केट है, वहाँ पे मेरी 100 रुपये की सप्लाई हो गई। ठीक है, इंडियन करेंसी का 100 रुपये का सप्लाई हो गया। ठीक है, और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है उसका मतलब क्या है कि जो जिन्हें फॉरेनर्स को हमारे गुड्स खरीदने होते हैं वही तो इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि नेट एक्सपोर्ट डिमांड की तरह काम करता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो गाइस एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। मैंने बेसिक वैसे आपको समझा दिया। तो अगर मैं कहूँ कि नेट कैपिटल आउटफ्लो सप्लाई का काम करता है और नेट एक्सपोर्ट डिमांड का काम करता है, तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वहाँ होता है जहाँ नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू नेट कैपिटल आउटफ्लो होता है। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट हमारा तब आएगा जहाँ पे नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा। अब मैम ये क्या है? अरे ये अभी तो बताया, रियल एक्सचेंज रेट होता है ना ये। ठीक है, और इसका ग्राफ देखो एक बार इसका जो ग्राफ है वहाँ पे SI कर्व हमारा बिल्कुल सीधा है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बताया था, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है, एक्सचेंज रेट पे नहीं करती, तो इसलिए वो हमारा बिल्कुल सीधा है। और नेट एक्सपोर्ट हमारा एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, अभी हमने ऊपर देखा इस टॉपिक से पहले, तो इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों कट करे, इट्स अ इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट। आई होप ये टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लार्ज ओपन इकोनॉमी। देखो ओपन इकोनॉमी तो समझ आ गई, अब ये स्मॉल और लार्ज का डिफरेंस समझो। हमने अब तक ये पढ़ा कि स्मॉल ओपन इकोनॉमी इतनी छोटी है कि वो वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन लार्ज ओपन इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है तो वो वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट रेट है उसको अफेक्ट करेगी। और वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। Now we have the next topic that is market of loanable fund in this is guys ये large open economy है, गलती से small open economy लिख गया है तो प्लीज़ आप इसे करेक्ट लेना। So we have the topic market of loanable fund in a large open economy। देखो लार्ज ओपन इकोनॉमी क्या होती है, मैंने बता दिया कि वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट ही हमारा नॉर्मल मतलब वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट ज़रूरी नहीं है कि इसके इंटरेस्ट रेट के बराबर हो, और ये इतनी बड़ी होती है कि वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, अब लोनेबल फंड मार्केट को ये कैसे करती है, तो हम ना इसको शुरू करेंगे एक बेसिक आइडेंटिटी से। हमें पता है कि जो सेविंग होती है ना वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है और नेट कैपिटल फ्लो के बराबर होती है, हमें पता है ना। क्योंकि जो सेविंग है वो या तो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करेंगे या फिर क्या करेंगे कि बाहर की एसेट परचेस करने के लिए यूज़ करेंगे, दो ही चीज़ काम के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी होती है, उसको ध्यान रखना। अब कॉम्पोनेंट क्या है मार्केट के, देखो लोनेबल फंड मार्केट में
जो सप्लाई होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितना फंड अवेलेबल है फाइनेंस करने के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और ये एक्सोजीनियस होती है। एक्सोजीनियस मतलब ये सेविंग ना किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये हमने मान लिया कि सेविंग जो है प्राइमरली फिक्स्ड मानी गई है, कि फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड कंजम्पशन और फिक्स्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी से डिटरमाइन की जाती है। तो दिस इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है डिमांड फॉर लोनेबल फंड। डिमांड फॉर लोनेबल फंड रिप्रेजेंट करता है कि टोटल डिमांड कितनी है फंड की फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ऑल द सोर्सेज मतलब डोमेस्टिक कैपिटल और फॉरेन कैपिटल से भी, ठीक है। और ये जो कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जो आई और सी एफ है वो दोनों ही नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं आर से, हमारे इंटरेस्ट रेट से। गाइस अगर पीछे से बैकग्राउंड कोई साउंड आ रही है प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसा है, बट मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है आप लोगों के लिए तो मैं कर रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? देखो लोनेबल फंड का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, वहाँ पे हमारा जो एस है वो इक्वल होता है आई के और सी एफ के। और क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आर लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस कर्व को विजुअलाइज करूँ तो ये कर्व कैसे होगा? तो देखो ये कर्व इस तरीके से कुछ दिखेगा। इंटरेस्ट रेट और लोनेबल फंड का इंटरैक्शन दिखाता है ये। अब मैंने बोला कि जो सप्लाई कर्व है वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, तो ये सप्लाई कर्व बिल्कुल वर्टिकल है बिकॉज वो डिपेंड नहीं करता। और हम मानते हैं कि जो सेविंग है हमारी, सेविंग कह लो कि सप्लाई कह लो, बातों से ही है, यहाँ पे हम सेविंग को सप्लाई की तरह देख रहे हैं, तो ये हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे एस बार से डिनोट कर देंगे। और हमारा जो डिमांड है, डिमांड में क्या आता है हमारा आई प्लस सी एफ, वो इंटरेस्ट रेट से नेगेटिवली रिलेटेड होता है, तो इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होता है। तो लोनेबल फंड मार्केट हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करता है। इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो हमारा नेक्स्ट है मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अभी मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज ना हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेगा। अभी हमने क्या डिटरमाइन किया था? इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। नाउ वी आर गोइंग टू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो चलो इसे देखते हैं। देखो इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि नेट एक्सपोर्ट जो है वो इक्वल होता है नेट कैपिटल आउटफ्लो के, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट क्या है? पहला सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिप्रेजेंट करती है कि अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो सप्लाई करी गई है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि हमने फॉरेन एसेट खरीदी है। मान लो ये चिंटू था, इस चिंटू ने यूएस के अंदर 100 रुपीज़ की फॉरेन एसेट खरीदी, तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 रुपीज़ फॉरेन मार्केट में सप्लाई हो गए, ठीक है। इतना समझ आया? इसको हम नेट कैपिटल आउटफ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री से तो कैपिटल चली गई, ठीक है। और ये जो कर्व है वो हमारा वर्टिकल लाइन होता है, क्योंकि हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो एस आई पे डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट पे डिपेंड नहीं करता, अभी हमने बताया था। देन वी हैव द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो डिमांड की गई है फॉरेनर्स के द्वारा, क्योंकि उन्हें हमारी कंट्री का सामान खरीदना है। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि एक्सचेंज रेट से नेट एक्सपोर्ट हमारा निगेटिवली रिलेटेड होता है। तो अगर मैं इस मार्केट का इक्विलिब्रियम देखूँ तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। रियल एक्सचेंज रेट, नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा बिल्कुल वर्टिकल है बिकॉज ये इस पर डिपेंड नहीं करता, और दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी ये है। तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है, आइडेंटिटी लिखनी है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी। देखो लार्ज इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लार्ज इक्विलिब्रियम जो है लार्ज ओपन इकोनॉमी का, वो 3 मार्केट के इंटरेक्शन से आता है, ठीक है। जो हमने ऊपर अभी जो 2 मार्केट पढ़े वो, और एक कैपिटल फ्लो। तो मतलब इसमें आपके 3 ग्राफ बनते हैं जो इंटरकनेक्ट होते हैं। वो ग्राफ भी मैं आपको एंड में शो कर दूँगी, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं इंटरेक्टिव आइडेंटिटी से। कैसे? देखो हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने अभी देखी कि एस माइनस आई इज इक्वल्स टू नेट कैपिटल आउटफ्लो, और हमने उसके बाद जो है दूसरे मार्केट से ये प्रूफ किया था कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा नेट एक्सपोर्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं तीनों को इक्वेट कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया? अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस चीज़ को काट देना, क्योंकि हमने जो सेविंग थी वो बिल्कुल कांस्टेंट एज्यूम की थी कि वो डिपेंड नहीं करती इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो में हमारा जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, और सेविंग इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और हमें पता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा नेगेटिवली रिलेटेड होता है इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि तुम सिंपल बात है,
अगर तुम्हारी कंट्री में तुमको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अपनी सेविंग पे, तो तुम बाहर जाके इन्वेस्ट करोगे नहीं ना, तुम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करोगे। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो मतलब कितनी कैपिटल हमारी कंट्री से बाहर गई है वो तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट आगे क्या है कि ग्लोबल इक्विलिब्रियम। ग्लोबल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पे वर्ल्ड की जो सेविंग है वो इक्वल होती है वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट के, ये ग्लोबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लार्ज ओपन इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, तो वो क्या करती है, वर्ल्ड के इंटरेस्ट रेट को, वर्ल्ड की सेविंग इज इक्वल्स टू वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट, हमारा रियल इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, लेकिन जो लार्ज ओपन इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है कि वो वर्ल्ड के रियल इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? विद द हेल्प ऑफ नेट कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब क्या होगा कि हमारा जो आउटकम होगा वो ये होगा कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल्स टू एस माइनस आई, और वो भी कहाँ पे? इंटरेस्ट रेट पे। तो इससे क्या है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा डिटरमाइन हो गया। ठीक है, नेट कैपिटल आउटफ्लो डिटरमाइन हो गया, इंटरेस्ट रेट हमारा डिटरमाइन हो गया, और हमने इस इंटरेस्ट रेट पे, मान लो इंटरेस्ट रेट जो है इक्विलिब्रियम लेवल का वो 8% डिटरमाइन हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम लेवल का 8% डिटरमाइन हुआ है, तो इस इंटरेस्ट रेट पे जो नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा वो हमने डिटरमाइन कर लिया और उसको फिक्स्ड कर दिया। अब रियल इंटरेस्ट रेट पता चल गया है हमें, और नेट कैपिटल आउटफ्लो भी पता चल गया है। और क्योंकि उस रियल इंटरेस्ट रेट पे जो हमारा इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट आया, हमने नेट कैपिटल आउटफ्लो को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन थी वो क्या कहती थी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल है नेट एक्सपोर्ट के, है ना। तो अब ये तो फिक्स्ड हो गया, अब इसकी हेल्प से हम नेट एक्सपोर्ट डिटरमाइन करेंगे और हमारा एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन करेंगे। तो देखो, डोमेस्टिक करेंसी का सप्लाई का मतलब क्या था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, डिमांड का मतलब क्या था वो मैंने समझा दिया। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आता है? जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अचीव होगा जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड सप्लाई की बराबर होगी। ठीक है, और ये तीन मार्केट जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपका लार्ज ओपन इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आएगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ग्राफ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको समरी इक्विलिब्रियम लिंक मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, तो अब ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये आपका दो चीज़ में काम आएगा। देखो, ये जो ग्राफ है वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, बट ऐसा कोई इक्विलिब्रियम का ग्राफ इसका नहीं मेरे को मिला। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो इंक्रीज वाली चीज़ हो रखी है, ये वाली जो लाइन है, इसको हटा दो बस। ठीक है, मान लो इंक्रीज और डिक्रीज वाली चीज़ हटा दो, आपको बस क्या बना के आना है इसके अंदर, ये ग्राफ एज इट इज़ बनाना है, ये ग्राफ एज इट इज़ बनाना है, ये भी एज इट इज़ बनाना है। बस क्या करना है कि ये जो इंक्रीज़ वाली चीज़ हुई है कि हाँ ये चीज़ इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे ये चीज़ ये डिक्रीज़ हो गई है, मतलब बस ये लाइन हटा देनी है, और ये जो यहाँ पे ये डिक्रीज़ दिखाई जा रहा है, ठीक है, बस ये वाली चीज़ जो मैंने मार्क करी है वो आपको हटा देनी है। बाकी आपको पूरा ऐसी ग्राफ बना के आ जाना है तीनों, और ये आपका इक्विलिब्रियम का ग्राफ होगा। ऐसे ग्राफ को बना के जो थ्योरी मैंने आपको दिखाई है वो लिखना आपका पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। गाइस, इसके ग्राफ वगैरह इसलिए अवेलेबल नहीं थे, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेरे को चीज़ें मिली हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिसीज़ इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी अगर चेंज होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर मैं ना आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ा रही हूँ, इसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी होता है, वो आप ना खुद समझ लेना। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या है कि गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा दी। अब आपको पता है कि आपकी जो पहला वाला जो लोनेबल फंड मार्केट था उसके अंदर क्या होता था, सेविंग इज इक्वल्स टू आई प्लस NCO, नेट कैपिटल आउटफ्लो, यही होता था। अब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो इसका मतलब क्या है, वाई इज इक्वल्स टू वो सॉरी सेविंग की इक्वेशन क्या थी, S इज इक्वल्स टू वाई माइनस जी। अगर ये बढ़ गया तो मतलब हमारी सेविंग कम हो गई, सेविंग कम हो गई तो इस वाली इक्वेशन में क्या होगा कि हमारा जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा और सप्लाई कर्व हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ग्राफ दिखाऊंगी ना तब भी आपको इस चीज़ को और समझा दूंगी अभी। अब अगर ये कम हो गया, सप्लाई हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई कम हो गई तो रेट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट और नेट कैपिटल आउटफ्लो, अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो नेट कैपिटल आउटफ्लो को भी अफेक्ट करेगा। कैसे, अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और नेट कैपिटल आउटफ्लो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे घर में ही तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो तुम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, करोगे, तो कैपिटल जो बाहर जा रही थी वो अब नहीं जाएगी, तो दोनों चीज़ कम हो गई। इससे क्या होगा, ये वाला कर्व भी पीछे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा कम हो गया तो मतलब क्या है कि फॉरेन इकनॉमी में या वर्ल्ड की इकनॉमी में जो हमारी करेंसी है वो कम हो गई, हमारी करेंसी का सप्लाई कम हो
गया, ठीक है, लेकिन जो डिमांड थी हमारी करेंसी की वो उतनी ही थी। तो वर्ल्ड का जो हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो भी अप्रिशिएट हो जाएगा। और अगर रियल एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, क्योंकि हमारे गुड्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए, और वो हमारा जो एक्सपोर्ट है गुड्स को एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। इससे हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो गिर जाएगा। ये पूरी समरी डिटेल में मैंने यहाँ पे समझा दी है। नाउ आई एम गोइंग टू ग्राफ। तो देखो अब इस ग्राफ में पहला मेरा लोनेबल फंड मार्केट है। मैंने आपको क्या बताया कि सेविंग कम हो जाएगी, तो सेविंग कर्व इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, और उससे इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो भी हमारा कम हो गया। पहले इतना था और अब हमारा इधर शिफ्ट हो गया, नेट कैपिटल आउटफ्लो भी कम हो गया। और उसके बाद अब जो हमारा नीचे एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट को शो कर रहा था, तो हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो की वजह से एक्सपोर्ट भी कम हो गया, और एक्सपोर्ट कम हुआ तो हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ बना के आना है, इसे ध्यान से देख लो, समझ लो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, अ शॉर्ट रन मॉडल फॉर अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी। देखो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल ना डेवलप हुआ था 1960 में, और रॉबर्ट ए मुंडल और जे मैक्रॉस फ्लेमिंग ने इसे डेवलप किया था, इसलिए मुंडल फ्लेमिंग मॉडल इसका नाम हो गया। अब देखो, क्योंकि हम शॉर्ट रन वो भी स्मॉल ओपन इकोनॉमी में से देख रहे हैं, तो स्मॉल ओपन इकोनॉमी की जितनी भी अजम्पशन थी कि जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट होता है वही इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट होता है, और प्राइस लेवल फिक्स्ड और स्टिकी होता है, ये सारी अजम्पशन इस मॉडल पे लगेंगे। अब हम ना इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमें सबसे पहले IS कर्व देखना पड़ेगा ओपन इकोनॉमी का। IS कर्व यूनिट सेकेंड में पढ़ा था, याद आया, ठीक है। तो अब हम उसे ओपन इकोनॉमी के लिए देखेंगे। देखो IS कर्व हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर था, वाइज हमारी जो गुड मार्केट की इक्वेशन होती थी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर वो थी y इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था। अब क्योंकि ओपन इकोनॉमी है तो नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी लिखते थे ना कि y इसमें से y माइनस टी क्या थी, डिस्पोजल इनकम थी, और हमारा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता था, और हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना समझ आया, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो क्या होता है, ये ग्राफ आपको बना के आना है। अब इस ग्राफ को देख के डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं एक एक करके पूरा समझाऊंगी और ध्यान से इसे देखना। हमारा जो पहला ग्राफ है वो नेट एक्सपोर्ट और रियल नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। हमने अभी तक ये बात तो पढ़ ली है कि जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो ये हमारा इस तरीके से नीचे की तरफ हमने बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये था, और अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अब अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो हमारा नेट एक्सपोर्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। इतना समझ आया। अब उसके बाद हमें देखना है पैनल बी। पैनल बी हमारा ऊपर है। देखो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो कितनी थी, एग्रीगेट डिमांड थी हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, यही था ना। अब अगर हमारा नेट एक्सपोर्ट गिरा है तो मतलब एग्रीगेट डिमांड भी हमारी कम होगी ना। तो पहले हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व था वो AD था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेट एक्सपोर्ट गिर गया तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे आ गया। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट A था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट A' आ गया, ठीक है। और ये जो चेंज हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ नेट एक्सपोर्ट। ये दो हो गए, दो पैनल समझ आ गए। अब हमें क्या करना है, तीसरा पैनल देखना है। अब अगर आप पूछो कि मैम हम इतनी मशक्क़त क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुंडल फ्लेमिंग जो मॉडल है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और इनकम आउटपुट का रिलेशन दिखाता है। अब क्योंकि IS कर्व डायरेक्टली रिलेशन नहीं करता, ये पूरे हमें तीनों कर्व बताने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पूरा इफेक्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुंडल फ्लेमिंग मॉडल का जो मेन है वो हमारा ये वाला ग्राफ है जो हम अब समझेंगे, पैनल C वाला। देखो क्या हुआ कि हमारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट था पहले वो E1 पे था, ठीक है, और इनकम आउटपुट हमारा कितना था, Y1 पे था, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आ रखा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया। नॉमिनल एक्सचेंज रेट बढ़ा, उससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो गई। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का कनेक्शन था वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये चीज़ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले A1 था वो अब A1' हो गया, ठीक है, और इनकम आउटपुट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब ये ग्राफ आपको बना के आना है और ये पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे पढ़ लेना।
अब IS कर्व तो हो गया, नाउ मूविंग टू द LM कर्व। देखो LM कर्व हमें पता है, LM कर्व क्या होता है, सप्लाई ऑफ रियल मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस, ठीक है, ये होता है, इसकी इक्वेशन ये थी, ये हमें पता है। देखो अब इस कर्व को देखो, जब हम क्या करते थे, क्लोज्ड इकोनॉमी में देखते थे, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा ऐसा कर्व बनता था, LM कर्व ऊपर की तरफ होता था, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ओपन इकोनॉमी में देख रहे हैं और खासकर नॉमिनल एक्सचेंज रेट और इनकम आउटपुट के पैनल में देख रहे हैं, क्योंकि मुंडल फ्लेमिंग मॉडल नॉमिनल एक्सचेंज रेट और इनकम आउटपुट का ही रिलेशन बताता है, इसे बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना, ये याद नहीं रहा ना तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो LM मॉडल हमारा, हमें जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि ये तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है, और ये जो हमारा वेरी कर रहा है वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पे और इनकम पे। कहीं लिखा है कि एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, नहीं करता, तो इसकी वजह से ये कर्व हमारा सिंपल ऐसे वर्टिकल लाइन है, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता इस पर। अब तुम्हें IS कर्व भी पता चल गया, LM कर्व भी पता चल गया। अब इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। देखो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। अब हमें एल्जेब्रिकली तो डिटरमाइन नहीं करना है, तो हम बस ये दो इक्वेशन को लिख देंगे और यहाँ पे बना देंगे अपना कर्व, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इनकम आउटपुट, LM कर्व, IS कर्व, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो गया, ठीक है, इतना समझ आया। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये टॉपिक आपको नहीं करना है, ये नोट्स में है बट ये टॉपिक आपको नहीं करना, तो मैं इसे काट के आपको बता रही हूँ, हमें करना है डायरेक्टली फिर दिस टॉपिक। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन अ मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अंडर द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में फिस्कल पॉलिसी का एक्सपेंशनरी इफेक्ट आता है तो सिर्फ आपको यही लिखना है, और अगर इफेक्ट आता है बस तो आपको एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शन दोनों लिखना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सपेंशनरी समझा रही हूँ। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई है या फिर टैक्सेस कम हो गए हैं, दोनों ही केस में क्या होगा कि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड कर्व को कौन शो करता है, IS, है ना, IS कर्व ही तो रिलेटेड होता है। तो पहले हमारा IS कर्व यहाँ था, फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और गुड मार्केट में हमारा इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से हमारा IS कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। और IS कर्व जब आगे शिफ्ट होगा, LM कर्व तो सेम ही है, आउटपुट तो हमारा सेम ही है, तो क्या होगा कि हमारा जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है बस वो बढ़ेगा, ठीक है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। देन वी हैव एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी का मतलब क्या है कि हमारा रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, जो हमने अभी तक फिक्स अज्यूम कर रखा था। अगर ये बढ़ेगा तो हमारा जो LM कर्व है वो आगे शिफ्ट होगा। अब LM कर्व जब आगे शिफ्ट हो गया, IS कर्व तो वही है, तो इससे क्या होगा कि हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट नीचे आ जाएगा और हमारा इनकम आउटपुट बढ़ जाएगा। अब देखो तुम्हारा जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट नीचे आया, इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए तुम्हारे जो गुड्स हैं वो सस्ते हो गए हैं, तुम्हारे गुड्स जो हैं फॉरेनर्स के लिए मतलब सस्ते हो गए। अब अगर वो सस्ते, हमारे सामान उनके लिए सस्ता हो गया तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ये बात भी लिख कर आना, और ये पूरा यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपको नहीं करना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इन शॉर्ट रन ISLM मॉडल इन लार्ज ओपन इकोनॉमी। अभी हमने स्मॉल ओपन इकोनॉमी में पढ़ा था, अब हम पढ़े लार्ज ओपन इकोनॉमी। तो देखो इस तरीके से आपका कोई ये ग्राफ बनेगा, ये वही ग्राफ है, वो जो 3 आपके इक्विलिब्रियम में ग्राफ बने थे वही ग्राफ है ये, ठीक है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ना ये चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे आपका दूसरा ग्राफ था, अब यहाँ पे आपका ISLM ग्राफ है, ठीक है। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बता रही हूँ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाती है या फिर टैक्सेस कम हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो IS कर्व था पहले वो इस पॉइंट पे था, ये था, अब ये IS कर्व हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा। IS कर्व आगे शिफ्ट हुआ तो हमारा इनकम आउटपुट भी बढ़ गया और हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, ठीक है। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो नेट कैपिटल आउटफ्लो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब अगर तुम्हें घर पे ही अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो तुम बाहर थोड़ी पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा कम हो गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा कम हो गया। अब हमें पता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सचेंज रेट पे। अब अगर हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि
फॉरेन मार्केट में हमारी जो करेंसी है उसकी सप्लाई डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि अब हम बाहर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, लेकिन जो डिमांड है वो तो उतनी ही थी, मतलब नेट एक्सपोर्ट तो उतना ही है। उससे क्या होगा, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाएगा। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया और नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो गया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब अब लार्ज ओपन इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट हम देखेंगे। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को इफेक्ट करेगी, एलएम कर्व को, क्योंकि जो हमारा ये है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एलएम कर्व को इफेक्ट करेगी। अब हम एक्सपेंशनरी पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एलएम कर्व आगे शिफ्ट हो गया। जब एलएम कर्व आगे शिफ्ट हुआ तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया और हमारा इनकम आउटपुट बढ़ गया। अब अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया तो क्या है कि अब तुम्हें जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे, फॉरेन मार्केट में, फॉरेन एसेट में इन्वेस्ट करोगे। तो मेरा नेट कैपिटल आउटफ्लो बढ़ गया, ठीक है। अब हमारा पता है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट होता है। अब नेट कैपिटल आउटफ्लो किस चीज़ को दिखाते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी करेंसी कितनी है, ठीक है। जब नेट कैपिटल आउटफ्लो बढ़ गया मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड तो उतनी ही है। अब अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, तो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमारे गुड्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं फॉरेनर्स के लिए, तो वो अब हमारे गुड्स खरीदेंगे, तो नेट एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। एक लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसे समझ लेते हैं। कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक इशूज, ट्रेंड ऑफ INR अगेंस्ट द मेजर करेंसी। तो देखो, जो इंडियन रुपीज़ का ट्रेंड है पूरे पिछले ईयर्स में, हम उसको देखेंगे और डिफरेंट से कंपेयर करेंगे, जैसे US डॉलर से या फिर रशियन करेंसी से हम देखेंगे। तो देखो, जनरल ट्रेंड क्या था कि 2007 से लेके 2014 तक इंडियन रुपी काफ़ी ज़्यादा, इंडियन करेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन 2014 से 2022 में हमारी करेंसी जो है वो थोड़ा स्टेबल रहने की कोशिश कर रही है, या ये कह लो कि पिछले साल से कम 2022 से 2007 से 14 तक वाले से कम डेप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट द US डॉलर, ठीक है। ये तो था ट्रेंड। अगर हम US डॉलर से कंपेयर करें तो लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। इस टाइम पे 2022 का डेटा देखो तो 80 रुपीज़ तक पहुंच गया था। INR डेप्रिशिएट हो रहा है USD के लिए, और ये मतलब USD में ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाउंड एंड यूरो, ठीक है। और अगर हम इसे बाकी से कंपेयर करें INR और यूरो से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो था 2007 से 14 तक 30% डेप्रिसिएशन था, लेकिन 14 से 22 तक सिर्फ 1% डेप्रिसिएशन है, ठीक है। मार्जिनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 1% है, ठीक है। इससे क्या शो करता है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा हमने स्टेबिलिटी बनाई है एज़ कम्पेयर टू US डॉलर, यूरो से हमारी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। अब अगर हम रशियन से देखें तो रशियन में थोड़ा अलग है। जियोपॉलिटिकल्स इवेंट्स की वजह से इंडिया की और नेसेसिटी जो है कि वो रशिया के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रही है, हमारा जो ये एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड करा जा रहा है बिकॉज ऑफ बायलैटरल ट्रेड। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और यहीं पे मतलब देखो, ये टॉपिक ना बहुत ही छोटा सा है, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इतना ही है। तो इसमें मैंने ज़्यादा समझाने वाली चीज़ थी नहीं, आप एक बार पढ़ लेना। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो गई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप भी करो। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ से जाके आप नोट्स को परचेस कर सकते हो बहुत ही कम रेट पे। थैंक यू।